बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आई थिंक कोई तीसरी बार दोबारा से मैं इसको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि कभी इसमें साउंड का प्रॉब्लम आया और कभी इसको मतलब अपलोड करने में प्रॉब्लम आया। तो आज मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। इससे पहले हमने ट्रांजिशन मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ी थी। इनमें से कि ट्रांजिशन कंपाउंड की एक ये प्रॉपर्टी भी है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है। तो कंपाउंड आपके पास जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में एक फ़िक्स रेशो के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास H2 है प्लस आपके पास O2 है तो ये मिलकर आपके पास क्या बनेंगे, H2O बनाएंगे। तो अब H2O आपके पास क्या है, कंपाउंड है, ठीक है ना। तो कंपाउंड का मतलब सिंपली ये हुआ कि वो स्पीशी जो दो या दो से ज़्यादा एटम की केमिकल कम्बिनेशन से बने और फिक्स रेशो उसमें शामिल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो अब ज़रा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली आपके पास क्या होता है, कंपाउंड which consist of central metal atom surrounded by ligand through coordinate कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स जो किस पे मुश्तमिल हो, सेंट्रल मेटल एटम पे मुश्तमिल हो और लिगेंड्स पे मुश्तमिल हो, और लिगेंड्स और जो सेंट्रल मेटल एटम है इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उस कंपाउंड को या ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं या कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देते हैं। मैंने दो बातें की हैं कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा आपके पास क्या है, लिगेंड हम इसको बोलते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है आपके पास, ये आपके पास बेसिकली ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास बेसिकली ट्रांजिशन मेटल, मतलब डी या एफ ब्लॉक से होता है, ठीक है ना। तो ये जो मेटल्स हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे काम करते हैं। और लिगेंड्स आपके पास सराउंडिंग स्पीशी होती हैं जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं, लेकिन जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो क्या कर सके, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। हम यहाँ पर स्पेशली न्यूट्रल और इसकी एग्जांपल ज़्यादा देखेंगे, नेगेटिव की। तो लिगेंड आपके पास क्या होता है, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, NH3 है। फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है। फॉर एग्जांपल आपके पास Cl नेगेटिव है और आपके पास Cn नेगेटिव है। अब वो स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स वो कैपेबल हो टू डोनेट the lone pair of electron to the central metal atom that may be D or F block element. This compound is known as coordination compound. तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। भाई इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है CuNH3, फिर इसी तरह से आपके पास NH3, फिर इसी तरह से आपके पास NH3, फिर इसी तरह से आपके पास NH3। अब अगर आप लोग गौर से देखें ना तो ये जो कॉपर है
ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक में भी ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। तो ये चूंकि सेंटर में है तो लिहाजा जो ये आपके पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। शॉर्टली मैंने इसको CMA लिखा है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो सेंट्रल मेटल एटम पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, वो तो मिल गया। फिर मैंने ये भी लिखा है कि सराउंडेड बाय लिगेंड, जिसको लिगेंड्स ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है NH3 इसने इसको सराउंड किया है, ठीक है ना। और इसके पास लोन पेयर हैं, आप देख सकते हैं कि ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल एटम पे मुश्तमिल है और सराउंडिंग लीजेंड्स पे मुश्तमिल है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, अपने लोन पेयर को डोनेट किया हुआ है और जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे या कम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसकी सिंपल सी बात ये हुई कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सेंट्रल मेटल एटम पे मुश्तमिल होता है और सराउंडिंग लीजेंड्स पे मुश्तमिल होता है। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो लीजेंड है ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो इसको हम लीवेस बेस भी बोल देते हैं। और जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आपके पास लीवेस एसिड भी है। तो आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि लीवेस एसिड और बेस के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने जस्ट आप लोगों को दोबारा से रिवाइज कर दिया है। ऑलरेडी हम पीछे ये पढ़ चुके थे, लेकिन चूंकि साउंड प्रॉब्लम की वजह से शायद मैंने ये समझा कि आप लोगों को सही तरह से क्लियर ना हुआ होगा, तो मैंने इसको दोबारा से रिपीट कर दिया है। आज जिसको हम देखेंगे बेसिकली वो हम नोमेनक्लेचर का भी एक लेक्चर मैंने दिया था, उसके कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो उससे पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको छोटा सा एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है। क्योंकि नोमेनक्लेचर के अंदर ये चीज़ यूज़ होता है बार बार, तो फिर जहन में ये सवाल आता है कि ये कहाँ से आ गया। तो इसको पहले ही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम नोमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर में जो एक स्पेशल चीज़ है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। स्पेशली हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे, CMA मैंने लिखा हुआ है। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। के अभी हमने बात की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक लिगेंड होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो हम जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले भी आप लोग छोटी सी एक चीज़ और देखें कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके साथ क्या अटैच होता है, लिगेंड अटैच होता है, ठीक है ना। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो है इसको इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर लिखा जाता है। तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपके पास। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, चाहे वो आपके पास राइट साइड पर हो, चाहे वो आपके पास लेफ्ट साइड पर हो, ठीक है, चाहे वो आपके पास लेफ्ट साइड पर हो। मतलब ये हुआ कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट साइड पे हम कुछ लिखें या राइट साइड पर हम कुछ लिखें, इधर जो भी हम लिखेंगे वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, काउंटर आयन होगा। क्या होगा, काउंटर आयन होगा। तो याद रखना, काउंटर आयन आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, काउंटर आयन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात याद रखना कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड पर अगर कुछ लिखा हो तो वो काउंटर आयन हमेशा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड पर जो भी लिखा होता है उसको हम काउंटर आयन बोलेंगे, लेकिन ये जो लिखने वाला काउंटर आयन है राइट साइड पर,
इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव काउंटर आयन होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस बात को आप अपने जहन में रखेंगे। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर चाहे लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, वो आपके पास काउंटर आयन, राइट साइड पे पॉजिटिव काउंटर आयन होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव काउंटर आयन होता है। तो ये बात जरा अपने जहन में रखिएगा। अब जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो हमें 2 स्टेप्स अपने जहन में रखने होंगे। नंबर 1, पहली बात क्या है, टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैं यहां पर शॉर्ट लिखता हूं, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, ठीक है ना, इनका आप चार्ज फाइंड करोगे। इधर जो भी चार्ज आएगा इसके ऊपर, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, आपने सबसे पहले इसे फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। इसको फाइंड करने के लिए हमें चाहिए टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड के ऊपर टोटल चार्ज फाइंड करें। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास जो लिगेंड है वो आपके पास, यहां पर मैं जनरली बता देता हूं, लिगेंड आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड आपके पास न्यूट्रल भी हो सकता है और लिगेंड आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम यहां पर बात करेंगे नेगेटिव और न्यूट्रल की। समझ आ रही बात की? तो लिगेंड को देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, क्या है, इसको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर हम चार्ज को फाइंड करेंगे। तो ये 2 स्टेप अपने जहन में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, तो तब हमें आइडिया होगा कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब हम इसको 3 केसेस की मदद से हम इसको देखेंगे, ठीक है ना, 3 केसेस की मदद से हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ये कोबाल्ट आ गया जो कि ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है ना, और उसके साथ क्या अटैच होता है, लिगेंड अटैच हो सकता है। और तो लिगेंड आपके पास है NH3, ठीक है ना, और कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 6 मॉलिक्यूल है। और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर क्या लिखा जाता है, काउंटर आयन, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है। और मैंने कहा था कि जो राइट साइड पे लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है, आपके पास नेगेटिव होता है। तो 2 स्टेप्स हैं। ये कंपाउंड आपको गिवन है, कहा जाता है इसमें जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल है CO, ये आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है। कहते हैं कि भाई इसका आप लोग क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या होगा, हमें इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने कहा था, सिंपल बात है कि 2 स्टेप आप लोगों ने पहले करने हैं कि भाई ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये फाइंड करेंगे तो आप इजीली क्या कर सकेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकेंगे। अगर ये नहीं कैलकुलेट करोगे फिर नहीं हो सकता। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरे स्टेप में मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को फाइंड करें। अच्छा, इससे पहले एक काम करेंगे आप लोग, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग क्या करें, जब भी इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज को फाइंड करो ना, तो काउंटर आयन को अलग कर दो, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरे को अलग कर दो, ठीक है ना। तो मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये आ गया, CO है, और आपके पास NH3 है होल 6, ये आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके साथ मेरे पास क्या 3 क्लोरीन है, तो मैं इसको 3Cl लिखता हूं। और आपको पता है क्लोरीन 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 3 के ऊपर क्या होगा, -3। तो काउंटर आयन को अगर चेक किया जाए तो ये नेगेटिव है, और चूंकि राइट साइड पे है तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन है 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है -1, इसकी वैलेंसी होती है तो -1 आएगा। एक के ऊपर -1 है तो 3 के ऊपर क्या होगा, -3 होगा। तो ओवरऑल अगर हम काउंटर आयन को देखते हैं तो काउंटर आयन के ऊपर क्या होगा, आपके पास -3 का चार्ज होता है। तो ये मैं आपको खुद से बता रहा हूं कि भाई जब भी आप लोग चार्ज को फाइंड करेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करें, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं और जो आपके पास काउंटर आयन है इसको अलग अलग कर दें। अलग करने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले जो काउंटर आयन है उसको चेक करें कि उसका चार्ज कितना है और कौन सा चार्ज है। तो हमने यहां पर देखा Cl3 है और 3 क्लोरीन के ऊपर -3 का चार्ज है। अब जब ये आपको पता चल गया ना, तो अब दूसरी बात आप इसकी तरफ आएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो याद रखना,
जब काउंटर आयन आपको पता चल गया है इसका -3 चार्ज है, तो जो भी काउंटर आयन का चार्ज होगा उसका जस्ट अपोजिट जो चार्ज होगा वो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा। अब जैसे -3 है तो -3 का जस्ट अपोजिट क्या होता है? -3 का जस्ट अपोजिट आपके पास होता है +3। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आया है वो कितना आया? +3 आया। तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि भाई टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कैसे फाइंड करेंगे। जब पहले हम क्या करेंगे, काउंटर आयन को फाइंड करेंगे और उसका अपोजिट चार्ज जो भी होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हम ड्रा करेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज हमारे पास है +3। तो भाई ये मैंने कैसे फाइंड किया, कहां से लाया? मैंने काउंटर आयन को चेक किया और उसको अपोजिट कर दिया, मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया। अब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप की तरफ आए, टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड जो ये है आपके पास इसके ऊपर टोटल चार्ज फाइंड करें। तो मैंने पहले कहा था ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो हम ज्यादातर डील करेंगे नेगेटिव और न्यूट्रल के साथ। तो ये आ गया आपके पास +3। अच्छा, अब अगर आपके पास ये +3 है तो सबसे पहले इसका हमें फाइंड करना है, तो इसकी जगह पर हम x लिखेंगे। दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में प्लस लिखा जाता है। और NH3 को अगर देखा जाए तो इसके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं होता, इसके पास जस्ट लोन पेयर होता है। इसका मतलब NH3 आपके पास क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर चार्ज क्या हो? 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास NH3 के ऊपर 0 चार्ज है और टोटल कितने NH3 हैं? 6 हैं। तो 0 × 6 करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, मतलब सबका चार्ज कितना है? +3 के बराबर है। तो अब x 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास क्या है? +3। तो सिंपल अगर बोलें तो हम आपके पास क्या आ जाएगा? +3 इसका आंसर आएगा। तो ये जो x है हमने किसके लिए रिप्रेजेंट किया था? CO के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास क्या है? +3। क्या है आपके पास? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट एंड दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज +3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चार्ज को फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। K3 और आपके पास Fe और इसी तरह से आपके पास C2O4 होल थ्राइस, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले तो हमें क्या करना है? पहला स्टेप जरा देखें, काउंटर आयन को अलग करें। स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर काउंटर आयन होता है, राइट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, एक पोटेशियम के ऊपर +1 है तो 3 पोटेशियम के ऊपर क्या होगा? +3 होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या आएगा? +3 का जस्ट अपोजिट -3, तो -3 इसके ऊपर लिखेंगे, -3 आ गया। अब हमें चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पता चल गया है, तो अब हम काउंटर आयन को छोड़ देंगे, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो अब हम जाते हैं इसकी तरफ। x लिखा, दो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान में प्लस, ये ऑक्सिलेट आयन होता है बेसिकली, और इसका फार्मूला ये होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो एक C2O4 और ये -2 होता है, तो एक ऑक्सिलेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं N2 -2, मतलब एक ऑक्सिलेट के ऊपर -2 का चार्ज। तो कितने ऑक्सिलेट हैं? 3 × 3 करेंगे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन सब के ऊपर कितना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3। तो x - 6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? -3, और ये उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? +3। इस केस में ये जो आयरन है इसके ऊपर भी चार्ज कितना आया? +3 का चार्ज है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है ये हम फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों की बुक्स में हैं, तो अभी मैं होमवर्क आप लोगों को दूंगा, उसमें वो आप लोगों ने फिर करना होगा। तो हमने आज क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जो ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुका था, उसको हमने देखा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब व्हाट इज लिगेंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आपके पास लिगेंड। लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम belongs to transition metal. It can be D block or it can be F block. It can accept electron, therefore it is also called Lewis acid. While ligand, those species which can donate lone pair of electron to the transition metal atom or to the central metal atom is known as ligand. Ligand, for example, can be neutral like H2O, like NH3. It can be negative like Cl negative, Cn negative.
Now, in this compound, Cu is the central metal atom because it belongs to d block elements, and this Cu or copper is surrounded by NH3, and these NH3 can donate its lone pair to the Cu, so these are called ligands. Now, this is called coordination compound. Now, how to find oxidation number of central metal atom? In coordination compound, how we can find oxidation number of central metal atom? First of all, we have to follow two steps to find total charge on coordination sphere. Coordination sphere, anything written inside the square bracket is known as coordination sphere, and anything written outside, means right or left, is called counter ion. It can be positive, it can be negative. Positive counter ion is always written on the left side of the coordination sphere, and negative counter ion is always written on the right side of the coordination sphere. So first of all, we have to know about the counter ion, whether it is positive or negative. So for example, in this case we have a compound CuNH3(6) and 2Cl3. Now in this compound, Cl3 is a counter ion and it is written on the right side, so this is a negative counter ion. So we know that 1 chlorine has -1 charge and 3 chlorine has -3 charge. So what is the charge on coordination sphere? This is the charge on counter ion. Just opposite to that is the charge on coordination sphere. So -3, the opposite of -3 is +3. So +3 is the charge on the coordination sphere. So now we have to find the charge on central metal atom. To find the charge, we have to write central metal atom as X plus different species plus 0 multiplied by 6. Now NH3 is a neutral species, it has 0 charge, so we have to write 0. How many molecule of NH3? 6 molecule to multiply by 6 is equal to overall charge on coordination sphere is +3. So X is equal to +3. This is the charge on central metal atom in this compound. In this way, we find ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बच्चों, आप लोगों का जो होमवर्क है, मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल्स दी हैं। आप लोगों के बुक्स में जो ट्रांजिशन मेटल एटम के जितने भी नोमेनक्लेचर के एग्जांपल हैं, उन सब को आप लोगों ने 10-12 जितने भी बनते हैं सब कंपाउंड को लिखना है, और यही तरीका फॉलो करके आपने क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो यही आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।